जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम देखो ऐसे बारिश के मौसम में यहाँ तो पढ़ नहीं सकते, तो हमें ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए ये जो चैनल चल रहा है ये लक्ष्य क्लासेस का चल रहा है, और संस्कृत की जो क्लास चलेगी वो अब आपकी ऑनलाइन ही चलेगी, क्योंकि बारिश की वजह से आप यहाँ तो आ नहीं सकते, तो हमें आपके लिए सुविधा तो करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। आज अपना टॉपिक, वैसे तो अपना संधि का टॉपिक चल रहा है, तो संधि अपनी 3-4 संधि हो गई, लेकिन फिर भी आज मैं आपको शुरू से रिवीजन करवा देती हूँ। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, क्योंकि टाइम अभी देखो आपके पास भी फुल है, लेकिन मेरे पास नहीं है ना। तो देखो, हाँ, तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। संधि। हाँ, तो हम पढ़ते हैं अब संधि। संधि जो है वो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने से बनती है। अगर हम इसकी व्युत्पत्ति को देखते हैं तो व्युत्पत्ति इसकी बनती है सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय, यानी कि सम प्लस धा प्लस की। इससे क्या बनेगा, हमारा संधि शब्द बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे जो संधि शब्द बना है, व्युत्पत्ति को समझने के बाद में अब हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा क्या होगी, हमारे संस्कृत में जो संधि शब्द की परिभाषा दी हुई है वो दी हुई है परः सन्निकर्षः सहिता। परः सन्निकर्षः संधि। संधि की जो व्युत्पत्ति है वो होती है सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय। धा धातु और की प्रत्यय, इस तरह से हमारा जो बनता है वो संधि शब्द बन जाता है। संधि, इसकी जो परिभाषा है वो होती है परः सन्निकर्षः सहिता। परः सन्निकर्षः सहिता। अच्छा, ये जो परिभाषा दी हुई है ये हमारे ऋषि पाणिनि के द्वारा दी हुई है। किसके द्वारा दी हुई है, ऋषि पाणिनि। ऋषि पाणिनि हमारे संस्कृत में एक बहुत बड़ा नाम है। आज जो संस्कृत की देन है वो ऋषि पाणिनि की ही देन है, क्योंकि देखो इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब पहले बहुत सारे शब्द हुआ करते थे और ग्रामर को समझना इतना आसान नहीं था, व्याकरण को समझने के लिए बहुत सारे शब्दों को समझना पड़ता था। हमारे जो पहले पाणिनि से पहले जो व्याकरण थी उसमें एक एक अक्षर को याद करना पड़ता था, तो उसमें इतने अक्षरों को याद करना संभव नहीं था हर किसी के लिए। उसके बाद में महर्षि पाणिनि ने सोचा कि अब इतने अक्षरों को हम कैसे याद कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने शंकर भगवान की तपस्या करी। शंकर भगवान की तपस्या करने के बाद में जब शंकर भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो प्रसन्न होकर के उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। कितनी बार डमरू बजाया, 14 बार। 14 बार डमरू बजाने के बाद में उसमें भी उन्होंने 2 बार में बजाया, एक बार 9 बार बजाया, एक बार 5 बार बजाया। तो 9, उससे डमरू की जो आवाज़ हुई उससे हमारे
14 माहेश्वर सूत्र निकले, क्योंकि ये शंकर भगवान के डमरू से निकले हैं और शंकर भगवान को महेश कहते हैं, इसलिए इन सूत्रों का नाम भी माहेश्वर सूत्र पड़ गया। तो हम इस माहेश्वर सूत्रों को देखते हैं कि महर्षि पाणिनि ने उनको 14 माहेश्वर सूत्रों को कैसे व्यवस्थित किया। माहेश्वर सूत्र जो हैं उनको हम देखते हैं कि कितने कैसे आते हैं। माहेश्वर सूत्र, अच्छा, इनको महेश्वर से आए हैं इसलिए माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। माहेश्वराणि सूत्राणि, माहेश्वराणि सूत्राणि। 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। अ, ई, उ, ण। नंबर 2 री, री, क। नंबर 3 ए, ओ, ङ। नंबर 4 ऐ, औ, च। नंबर 5 ह, य, व, र, त। नंबर 6 ल, ण। नंबर 7 य, म, ङ, ण, न, म। नंबर 8 झ, भ, य। नंबर 9 घ, ढ, ध, श। नंबर 10 ज, ब, ग, ड़, द, श। नंबर 10 ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। 11 क, प, य। 12 श, 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 र। और हल। कहाँ मिस्टेक हो गई? 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक मिनट, 13 और 14। ये हो गए हमारे 14 माहेश्वर सूत्र। 14 माहेश्वर सूत्रों से ही हमारे संस्कृत की जो है वो पूरी व्याकरण बनी हुई है। इन्हीं को, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इसी को हम संस्कृत की वर्णमाला कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संस्कृत की वर्णमाला। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इनमें जो अंतिम वर्ण है वो अंतिम वर्ण सभी में हलंत व्यंजन है। अंतिम वर्ण सभी में क्या है? हलंत। हलंत का अर्थ होता है कि जो पीछे हल्की सी लाइन खींची होती है, इसको हलंत कहते हैं। तो हलंत में जो भी ये हलंत व्यंजन होते हैं, तो जब हम इनका प्रत्याहार बनाते हैं तो उस समय इन प्रत्याहारों में इन हलंत व्यंजन को हम गिनते नहीं है। माहेश्वर सूत्र का जो प्रयोजन है वो ऋषि पाणिनि ने यही बताया है कि जब हम व्याकरण के सूत्र बनाएंगे तो उन सूत्रों में प्रत्याहार की जरूरत पड़ेगी, और प्रत्याहार बनाने के लिए हमें अंतिम हलंत व्यंजन को उसमें गिनना नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो 1, 2, 3, 4, ये जो 4 सूत्र पाणिनि ने दिए हैं, ये 4 सूत्रों में हमारे पास सबसे पहले स्वर आते हैं अ, ई, उ।
हमें प्रत्याहार बनाने के लिए अंतिम व्यंजन को गिनना नहीं है, इसलिए हम अंतिम व्यंजन को छोड़ करके बाकी के व्यंजन को गिनते हैं। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ। इस तरह से हमारे पास स्वर कितने हो गए? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। माहेश्वर सूत्र से हमें जो स्वर गिनने में आते हैं वो कितने आते हैं? 9 आते हैं। इसके बाद में हम यहाँ से देखते हैं कि ह से लेकर के और ल तक जितने भी वर्ण हमारे पास आए हैं वो सारे के सारे ही व्यंजन हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ह, य, व, र। यहाँ से ह से लेकर के ल तक जितने भी आए हैं वर्ण वो सारे क्या हैं? व्यंजन हैं। इसमें देखिए ह को छोड़ देते हैं, उसके बाद में हम य से शुरू करते हैं। य, व, र और ल। इस अंतिम व्यंजन को गिनेंगे नहीं। इस तरीके से हमारे पास नंबर 5 और नंबर 6 में अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। य, व, र और फिर ल। तो ये वाला कौन सा हो गया? अंतस्थ व्यंजन। ये हो गया हमारे पास में अंतस्थ व्यंजन। आगे हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ से जो वर्ग के 5वें अक्षर है वो आ रहे हैं। वर्ग के 5वें अक्षर आप लोग देख लीजिए, य, म, ङ, ण, न। यहाँ तक हमारे पास पांचों ही वर्गों के 5 अक्षर आ गए हैं। अगर आप चाहे तो इधर देख लीजिए, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ और य। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ और म। इस तरीके से आप इधर देख लीजिए कि हमारे पास में जो वर्ग है वो पांचों ही वर्गों के 5 अक्षर है जो हमारे पास माहेश्वर सूत्र में आ चुके हैं। इनका हम क्रम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ञ, उसके बाद में आ रहा है म, उसके बाद में आ रहा है ङ और फिर आ रहा है ण और फिर आ रहा है न। अगर हमें ये 5 अक्षर अच्छे से याद है और क्रम से याद है तो हम आगे के अक्षरों को अपने आप निकाल सकते हैं। देखिए आप, ये हो गए हमारे पास वर्ग के 5वें अक्षर। वर्ग के 5वें अक्षर। इसके बाद में आप देखिए कि जो हमारे पास वर्ग का 5वां अक्षर है उसी का हमारे पास चौथा अक्षर भी आ रहा है। देख लीजिए, झ। ठीक है, उसी के बाद में हमारे पास जो म है, म का ही हमारे पास चौथा अक्षर आ रहा है भ। इसके बाद में हमारे पास आ रहा है ग, तो ग का ही हमारे पास चौथा अक्षर आ रहा है घ। इसके बाद में आता है न, तो न का ही हमारे पास चौथा अक्षर आ रहा है ढ। और फिर लास्ट में हमारे पास जो आता है वो न, और न का ही चौथा अक्षर है ध। तो ये देखिए, अगर हमें इनका क्रम याद है तो हम इनके क्रम को याद कर सकते हैं। ये हो गए वर्ग के 5वें अक्षर। और अब ये जो सूत्र नंबर 8 और 9 है, इनमें हमारे पास आते हैं वर्ग के चौथे अक्षर। वर्ग के चौथे अक्षर। अब हमारा जो क्रम चल रहा है वो क्या चल रहा है, आप देख लीजिए इधर। हमारा जो माहेश्वर सूत्र का क्रम चल रहा है वो माहेश्वर सूत्र का क्रम क्या चल रहा है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आए हैं, स्वर। सबसे पहले क्या आए हैं, स्वर आए हैं। उसके बाद में क्या आए, तो हमारे पास उसके बाद में आए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के पास में हमारे पास क्या है, वर्ग के 5वें अक्षर।
उसके बाद में आ गए पांचवें, उसके बाद में आ गए चार, यानी कि हमारे पास उल्टा क्रम चल रहा है। पहले पांचवें आए, फिर चौथे आए, फिर तीसरे आए, फिर दूसरे आए और फिर पहले आए हैं। आप देख लीजिए इधर, ये चार तक तो हो गए। अब इसके बाद में इसी का ये तीसरा अक्षर है, ये या और इसी का ये तीसरा अक्षर, तो ये तीसरा, फिर इसका तीसरा, फिर इसका तीसरा, फिर इसका तीसरा और फिर इसका तीसरा। इस तरीके से हमारे पास जो सूत्र नंबर 10 है उसमें वर्ग के तीसरे अक्षर आ रहे हैं। वर्ग के तीसरे अक्षर आ रहे हैं। इसके बाद में अब हमें देखना है नंबर 2 और नंबर 1। तो यहाँ देखिए आप नंबर 1 को, पहले आप ये सूत्र संख्या देखिए, क और प, क और प, यानी कि वर्ग का ये पहला अक्षर है, ये भी वर्ग का पहला अक्षर है। इसके बाद में यहाँ पे क का दूसरा क्या आ रहा है, ख, और प का दूसरा क्या आ रहा है, फ। इसके बाद में यहाँ देख लीजिए, छ आ रहा है तो उसी का पहला आ रहा है, थ आ रहा है उसी का पहला आ रहा है, और थ आ रहा है तो उसी का पहला आ रहा है। बिल्कुल सिस्टम से चल रही है हमारी जो ये संस्कृत की वर्णमाला है, बिल्कुल सिस्टम से चलती है। इस तरीके से हमारे पास में जो वर्णमाला है उसमें वर्ण आ रहे हैं, तो इसको याद करने में भी दिक्कत नहीं होती है। सबसे पहले स्वर आ जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, फिर वर्ग के पांचवे आ जाते हैं, फिर वर्ग के चौथे अक्षर आ जाते हैं, फिर तीसरे, दूसरे और फिर पहले अक्षर आ जाते हैं। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए, और इसके बाद श, श, श और ह, ये हमारे जो वर्णमाला है, हिंदी की वर्णमाला, उसमें कहा जाता है इनको, ये जो दो सूत्र हैं ये आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या आ जाते हैं, ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। ऊष्म व्यंजन श, श, श और ह। इस तरीके से हमारी ये संस्कृत की वर्णमाला है, और इसी के आधार पर पूरी संस्कृत की व्याकरण टिकी हुई है। आगे हम देखते हैं, ये तो हमने सीखी माहेश्वर सूत्र। अब माहेश्वर सूत्र का प्रयोजन क्या बताया है कि जब हम संधि पढ़ते हैं तो संधि में हमारे पास सूत्र आते हैं, उन सूत्रों को समझने के लिए हमें माहेश्वर सूत्र पढ़ना पड़ता है, और माहेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है वो समझते हैं। प्रत्याहार निर्माण, प्रत्याहार निर्माण के लिए हमें जो हमारे पास में प्रत्याहार दिया जाता है, उस प्रत्याहार के पहले अक्षर से और अंतिम हलंत व्यंजन तक के अक्षरों को हमें गिनना पड़ता है। जैसे हमारे पास संधि को, स्वर संधि को हम अच प्रत्याहार से संबोधित करते हैं। स्वर संधि को कौन से प्रत्याहार से संबोधित करते हैं, अच प्रत्याहार से। अच प्रत्याहार से क्यों संबोधित करते हैं, उसके लिए हम बैक में जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमें अ से लेकर के च तक के व्यंजन को देखना है। हमारा प्रत्याहार क्या है, अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार को देखने के लिए हमें आ से शुरू करके अ च, आ से शुरू करके च तक के स्वर देखना है, च तक के वर्णों को देखना है। तो देख लीजिए अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ और च। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि माहेश्वर सूत्र में जब भी हम प्रत्याहार के वर्णों को गिनते हैं तो हम उसमें जो ये अंतिम हलंत व्यंजन होते हैं इनको हम गिनते नहीं हैं। इस तरीके से हमारे जो अच प्रत्याहार के वर्ण है वो निकल जाते हैं अ से लेकर च तक। तो कौन कौन से आ गए, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। तो अच प्रत्याहार में हमारे पास कौन कौन से वर्ण आ गए, अ, ई, उ, री, री,
देखते हैं तो ये जो सारे ही व्यंजन हैं ये क्या है, स्वर हैं। सारे ही व्यंजन क्या है, स्वर हैं। इसीलिए हम स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। तो स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है संस्कृत में, अच संधि। स्वर संधि को ही हम क्या कहते हैं, अच संधि कहते हैं। अब हम दूसरा व्यंजन देखते हैं, हमारा दूसरा प्रत्याहार देखते हैं। हमारा जो दूसरा प्रत्याहार है वो है हल प्रत्याहार। जो व्यंजन संधि है उसको हम संस्कृत में हल संधि कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको समझने के लिए हम वापस बैक में जाते हैं। देखिए, हमने कहा कि हमें हल प्रत्याहार के वर्ण निकालने हैं। तो हल प्रत्याहार के वर्ण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ह से लेकर और ल तक के व्यंजन को हमें निकालना पड़ेगा। ह से लेकर ल तक के। एक मिनट, इनको हटा देती हूँ मैं। हाँ, अब देखिए, ह से लेकर ल तक, तो ह हमारा यहीं से शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें दो ह दे रखे हैं, एक यहाँ पर दे रखा है, एक यहाँ पर दे रखा है। ये वाला जो ह है इसको केवल हम हल प्रत्याहार के लिए ही यूज करते हैं। बाकी ये वाला जो ह है इसको हम शल प्रत्याहार के लिए यूज करते हैं। यानी कि ऊष्म व्यंजन के लिए हम इस वाले ह को लेते हैं और हल प्रत्याहार जो हम बना रहे हैं व्यंजन संधि का, उसके लिए हम इस ह को यूज लेते हैं। अब देखो, ह से लेकर के ल तक आप देख लीजिए, ये जो जितने भी वर्ण आए हैं ये सारे के सारे ही क्या है, व्यंजन है। इसीलिए हम व्यंजन संधि को क्या कहते हैं, हल संधि कहते हैं। तो व्यंजन सारे क्या क्या आ जाएंगे, सबसे पहले क्या है हमारे पास, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद फिर क्या आ रहे हैं हमारे पास, हमारे पास आ रहे हैं वर्ग के पांचवें अक्षर। फिर उसके बाद क्या आ रहे हैं, वर्ग के चौथे अक्षर। फिर क्या आ रहे हैं, तीसरे अक्षर, फिर दूसरे और पहले अक्षर। यहाँ तक हमने देख लिया। सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन आए, फिर वर्ग के अक्षर आए, वर्गीय व्यंजन आए, उसके बाद में जो आएंगे वो हमारे पास आएंगे ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन आएंगे, ऊष्म व्यंजन। इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास जितने भी व्यंजन थे वो सारे के सारे ही माहेश्वर सूत्र में आ जाते हैं। इस तरीके से हम प्रत्याहार बनाते हैं और प्रत्याहार बनाने के लिए ही माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ है। माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार की वजह से, प्रत्याहार बनाने से हमारे जो संस्कृत की व्याकरण है वो सिमट करके कम हो गई। क्योंकि पहले जो व्याकरण थी उसमें एक एक अक्षर को समझना पड़ता था, एक एक अक्षर को याद करना पड़ता था। लेकिन जब से माहेश्वर सूत्र पाणिनि ने बनाए हैं और उनसे जो सूत्रों की रचना की है, अष्टाध्यायी की रचना की है, उससे हमारी व्याकरण सिमट गई है और समझ में आने लगी थी। इसके आगे हम अगला प्रत्याहार अगर देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि हमारे एक संधि आती है जैसे यण संधि। यण संधि। अब यण संधि में जो हमारे पास शब्द आते हैं, यण संधि में जो शब्द आते हैं वो आते हैं य, व, र और ल। अच्छा, हमारे पास व्यंजन हमेशा आधे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हलंत लगा है, क्योंकि हलंत जो होता है वो आधे की निशानी होती है, व्यंजन हमेशा आधा होता है। यण संधि में ये क्यों आए हैं वर्ण, इसको हम देखते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक, य से लेकर के ण तक के वर्णों को देखना पड़ेगा। देखिए, य से लेकर के और ण यहाँ तक के व्यंजन को हम देखते हैं तो आप देख लीजिए य, व, र।
त को गिनेंगे नहीं क्योंकि हलंत व्यंजन है, इसके बाद में आ जाता है ल, और न को गिनेंगे नहीं क्योंकि ये भी हलंत व्यंजन है। इसलिए हमारे पास जो आते हैं वो वर्ण आते हैं य, व, र और ल। तो आपने इस तरीके से देखा कि जो हाँ, इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारे पास यण संधि के जो व्यंजन आते हैं वो आते हैं य, व, र, ल। अच्छा, अब हमारा यण संधि का जो सूत्र है वो सूत्र